5 सीट मेरा अपना अनुमान है कि 5 सीटों पर इस बार भी महागठबंधन लीड ले सकती है, आराम से ले सकती है। जिस तरह का समीकरण बना है, जिस तरह का कैंपेन हुआ है, जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है। नहीं, मुकाबला तो द्विपक्षीय ही है। वहाँ पर 2 ही लोगों में मुकाबला है, ऋतु जायसवाल और लवली आनंद के बीच। लेकिन देखिए, लवली आनंद वहाँ से चुनाव जीती भी नहीं है, लड़ी है, जीती नहीं है। 96 और 98 में आनंद मोहन जीते हैं उस चुनाव से। दलित वोट इस बार शिवहर में पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि 4.25 लाख वैसे वोटर हैं शिवहर लोकसभा में, 4.25 लाख। और एक भी वोट इस बार बीजेपी और जेडीयू मतलब एनडीए को, जदयू प्रत्याशी लवली आनंद को नहीं मिलने जा रहा है। कारण रमा देवी का टिकट कटना है। लेकिन 60 से 70% मुसलमान तो आरजेडी को ही वोट करेगा। और इस बार आरजेडी वहाँ पर इसलिए जीत जाएगी क्योंकि ऋतु जायसवाल जिस जाति से आती हैं, उस जाति के वहाँ पर सर्वाधिक वोटर हैं। 25 से 30% अकेले वहाँ पर वैश्य वोटर है। देखिए, मोतिहारी में एक बड़ा वोटर बैंक जो है ना, बड़ा वोट बैंक जो है, वो वैश्य वोटर का है। समझिएगा इस गुणागणित को। वैश्य वोटर इस बार मोतिहारी में खेल करने जा रहे हैं और वैश्य वोटर इस बार पूरी तरीके से आरजेडी के साथ है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? शिवहर से रमा देवी का टिकट काटा गया, शिवहर से रमा देवी का टिकट काटा गया, वैश्य रही है। दूसरी बात, राधा मोहन सिंह की अदावत वैसे से बहुत रही है, चाहे ढाका का पवन जायसवाल हो। और मुझे अपने अनुभव पर लग रहा है ये बात, और अपना जो जानकारी है मेरा, जो मोतिहारी में तो अभी आदेशपुरी वहाँ पर है, उनसे भी बातचीत हो रही है। मोतिहारी का जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, इस बार राधा मोहन सिंह कांटे की टक्कर पर है। एक जो होता है ना हर बार के, राधा मोहन सिंह आते हैं, गॉड फादर हैं, भीष्म पितामह हैं और क्लीन स्वीप होकर निकल जाते हैं। इस बार नहीं निकलने वाले हैं। इस बार उनका पेच फंसेगा। वैसे मतदाता मोतिहारी में जो हर बार बीजेपी के साथ रहा है, इस बार राधा मोहन सिंह के खिलाफ वोट करेगा। और इस बार राधा मोहन सिंह को राजेश कुशवाहा से हार का सामना भी करना पड़ जा सकता है। देखिए, और उसके सामने अगर और कांग्रेस के साथ अगर पिछड़ा जुड़ा, जो कि जुड़ रहा है, महागठबंधन के साथ पिछड़ा समाज जुड़ रहा है, इस बार साफ देखने को मिल रहा है। और उसमें अगर ब्राह्मण भी मिल गया, क्योंकि मदन मोहन तिवारी खुद ब्राह्मणों का, और मदन मोहन तिवारी वहाँ एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं, तो बेतिया का सीट भी इस बार फंस सकता है। दूसरा फैक्टर, इस बार जो समीकरण बना है, हिना साहब के साथ मुसलमान वोटर तो हैं ही, साथ में पूरा सवर्ण वोटर भी जुड़ा हुआ है। भूमिहार भी इस बार देगा हिना साहब को वोट। जो फोटो वायरल हो रहा था कि हिना साहब गणेश जी का पूजा करके कई नामांकन कराने, भगवाधारियों के बीच में बैठकर कैंपेनिंग कर रही हैं, उनसे चर्चा कर रही हैं, ये क्या इंडिकेशन था कि सवर्ण समाज जो है सिवान का, वो जुड़ा है इस बार हिना साहब का। तो इस बार जो मेरा अपना अनुमान है, हिना साहब या तो पहले नंबर पर रहेंगी या दूसरे नंबर पर रहेंगी। तीसरे नंबर पे ही जदयू की प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा रहेंगी। ये बात हमारे दर्शक नोट कर ले, और देखिएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा यही बात सामने आएगा। देश में 5 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं। 6ठा चरण का चुनाव 25 तारीख को है। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में 24 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 16 सीट बाकी है। 6ठे चरण का चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। कई बाहुबली इस चुनाव में उतर रहे हैं, तो कई बाहुबलियों की पत्नियां भी हैं जो चुनावी समर में हैं। चाहे वह सिवान की बात कर लिया जाए, शिवहर की बात कर लिया जाए, या फिर वैशाली की बात हो, तमाम जगहों से ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर लोगों की नज़रें हैं, खासकर मतदाताओं की नज़रें हैं कि क्या यह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 सीटें हैं, 24 सीटों पर चुनाव हो गया है। 6ठे चरण में 8 सीट है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, उसके बाद वैशाली और महाराजगंज में चुनाव हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। इन 8 सीटों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद है। क्या लग रहा है, 8 सीट पर चुनाव बचा हुआ है, 24 सीट हो चुका है। इस बार इस चुनाव में तो बाहुबली की पत्नी भी हैं, खुद बाहुबली नेता भी हैं। क्या लग रहा है? सबसे पहले बात करेंगे महाराजगंज सीट की। जनार्दन सिंह सिकरीवाल हैं, साथ ही साथ आकाश कुमार सिंह हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के। क्या लग रहा है, खासकर महाराजगंज सीट, क्या जनार्दन सिंह सिकरीवाल फिर से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है शुभम, और 5 फेज का जो वोटिंग हुआ है, जो 5 चरण का अभी तक मतदान हुआ है, उसमें जो ट्रेंड देखने को मिला है, लगभग वैसा ही ट्रेंड इस बार भी जो वोटिंग होगा कल। अब तो 12 घंटा से भी कम का समय बचा हुआ है, शाम के करीब 6 बजने वाले हैं, और कल सुबह इस समय तक वोटिंग शुरू हो गया रहेगा, मतलब शुरुआत होते रहेगा। महाराजगंज की आप चर्चा कर रहे हैं। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिकरीवाल 2 बार से सांसद हैं। महाराजगंज में धूमल सिंह रहे हैं, चुनाव लड़े हैं। महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह का सीट रहा है, उनके बेटे रणधीर सिंह भी लड़े हैं पिछले बार राजद से। बाहुबलियों का सीट माना जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पर जनार्दन सिंह सिकरीवाल के सामने बाहुबली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक बाहुबली जरूर रही है अखिलेश सिंह की। महाराजगंज
में भूमिहार और राजपूतों की लड़ाई रही है। करीब वहाँ पर 3.25 लाख के आसपास भूमिहार हैं और उतना ही 10-15 हज़ार उससे कम मान लीजिए उतने राजपूत हैं। पासवान वोटर वहाँ निर्णायक है, मल्लाह वोटर निर्णायक है। देखिए, जहाँ तक महाराजगंज की अगर आप चर्चा कीजिएगा तो मेरा अपना मत है कि इस बार भी महाराजगंज सीट जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल निकाल ले जाएंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार फिर वो सीट निकाल लेंगे। वो सीट बीजेपी के लिए आसान सीट है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं आकाश सिंह, उनके पक्ष में कितने भूमिहार, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वहाँ का जातीय समीकरण जो है वो एनडीए के फेवर में भी है और इंडिया के फेवर में भी है। लेकिन वहाँ पर भूमिहार मतदाता ये तय करेंगे महाराजगंज में कि महाराजगंज का सीट कौन निकाल रहा है। अगर 100% भूमिहार महाराजगंज के आकाश सिंह को वोट दे दिए तो आकाश सिंह जीत जाएंगे, जिसकी संभावना कम है। नहीं तो वो सीट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो आराम से निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए राजपूतों का एक मुश्त वोट पड़ जाएगा उनको। इसके अलावा वैश्य वोटर एक मुश्त उनको दे देंगे वोट। कुशवाहा वोटर भी वहाँ पर करीब 8% के आसपास हैं। अब हालांकि पिछले बार देखा गया है कि कुशवाहा कई सीटों पर साथ नहीं दिए हैं बीजेपी का, लेकिन कुशवाहा में अधिक नाराजगी चिराग को लेकर है बीजेपी से, तो कुशवाहा वोटर भी कुछ हद तक देंगे ही बीजेपी को देंगे। इसके अलावा मल्लाह वोटर हैं वहाँ पर, दलित वोटर हैं, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर हैं, वो सब बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन भूमिहार मतदाता अंतिम में ये तय करेगा कि महाराजगंज कौन जीतेगा। और जो मेरा अपना रिपोर्ट आया है, मेरे जो लोग वहाँ पर हैं महाराजगंज में, उनसे जो बातें सामने आई हैं, भूमिहार अगर 25% भूमिहार भी महाराजगंज का बीजेपी के साथ गया, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट दे दिया, तो आप ये बात मान कर चलिए कि महाराजगंज सीट बीजेपी निकाल रही है, कांग्रेस हार रही है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो जदयू और वीआईपी में सीधा टक्कर है। काफ़ी चर्चा हो रही है गोपालगंज की। आलोक कुमार मेहता हैं तो एक तरफ प्रेमनाथ चंचल हैं। क्या लग रहा है यह सीट इस बार, क्या वीआईपी को जो टिकट दिया गया है, वीआईपी पार्टी पर भरोसा जताया गया है? गोपालगंज की सीट की बात हो रही है ना, चलिए गोपालगंज में देखिए, गोपालगंज के बारे में एक और समीकरण मैं बता दूं कि गोपालगंज का गुणागणित ऐसा है शुभम कि अगर गोपालगंज के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन या उनके जगह कोई भी हो, रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, उनकी जगह कोई भी हो और अगर वो प्रचार ना भी करे तो भी वो सीट एनडीए ही जीतेगा। आप देखिए ना, लगातार वहाँ पर समता पार्टी के समय से जीत रहे हैं। साधु यादव एक अपवाद रहे, क्योंकि साधु यादव की जो छवि पटना में है वो छवि उनकी गोपालगंज में नहीं है। साधु यादव गोपालगंज के घर घर से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन अब तो साधु यादव वहाँ से लड़ेंगे नहीं। उन्हीं के बहनोई लालू प्रसाद यादव ने साधु यादव से दुश्मनी में वो सीट 2009 के परिसीमन में रिजर्व कर दिया। अब देखिए बीजेपी वहाँ पर क्यों मजबूत हो जाती है, क्यों वहाँ एनडीए मजबूत होती है, क्यों जेडीयू वहाँ जीत जाती है। अगर जातीय समीकरण हम समझे गोपालगंज का, जो इस बार भी वही होने वाला है, करीब करीब वहाँ 4 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। एक मुश्त जोड़ते जाइएगा, 1.5 लाख के आसपास वहाँ राजपूत वोटर हैं, उतनी ही संख्या में उसी के आसपास भूमिहार वोटर हैं, 50,000 से 75,000 के बीच में वहाँ पर कायस्थ वोटर हैं, और करीब 2 लाख के आसपास वहाँ पर बनिया वोटर हैं, वैसे वोटर हैं। तो इस आंकड़े को ही अगर आप जोड़िएगा तो करीब करीब ये आंकड़ा 9.5 से 10 लाख मतदाता के पास चला जा रहा है। अब मुस्लिम भी दियर इलाका में मिल जाएंगे आपको, जो कुचायकोट का दियर इलाका है, गंडक का जो बेल्ट है, यादव भी वहाँ मिलेंगे। लेकिन समीकरण जो बनता है ना, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार और बनिया, ये 5 जातियाँ मिलकर ही वहाँ पर करीब करीब 60 से 65% वोटर हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि गोपालगंज का सीट भी सेफली आराम से एनडीए निकाल ले जाएगी, आलोक कुमार सुमन जीत जाएंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है, प्रेमनाथ चंचल के जो पिता हैं वो संघी रहे हैं, संघ बैकग्राउंड से आते हैं। जिस तरीके से झंझारपुर में सुमन महासेठ को टिकट दिया गया, वो भी हाफ पैंट में उनका फोटो वायरल हो रहा था, वैसा ही गुणागणित गोपालगंज में भी है। अब प्रेमनाथ चंचल युवा है, तजुर्बा है नहीं, पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं, और कहा गया कि वीआईपी, देखिए जिस दिन सीट का बंटवारा हुआ था उसी दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोपालगंज वीआईपी को हारने के लिए ही दिया गया है, गोपालगंज वीआईपी को हारने के लिए ही दिया गया है। तो ये 2 सीट महाराजगंज और गोपालगंज एकदम आराम से जो है ना वो एनडीए प्रत्याशी, चाहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हो, एकदम बेझिझक मैं कह सकता हूँ कैमरे पर डंके की चोट पर कि ये सीट एनडीए निकाल कर ले जाएगा। वाल्मीकि नगर की बात करें, ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता है। सुनील, एक तरफ भाजपा से सुनील कुमार हैं तो दूसरी तरफ दीपक यादव भरोसा जताया गया है जेडीयू से माफ़ कीजिएगा, हाँ, जेडीयू से सुनील कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ जो है दीपक यादव पर जो भरोसा जताया गया आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो क्या लग रहा है, जदयू आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है और ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता है, क्या लग रहा है कि सतीश चंद्र दुबे, बड़ा नाम ब्राह्मण का आया है उस इलाके से। देखिए वाल्मीकि नगर इस बार आरजेडी, मेरा जो अपना अनुमान है, मेरा जो अपना रिपोर्ट वहाँ से आया है, वाल्मीकि नगर में इस बार राजद मजबूत है। दीपक यादव जो हैं हरियाणा से आए हैं, धानबल वाले व्यक्ति हैं, और वाल्मीकि नगर बदलाव चाह भी रहा है। वाल्मीकि नगर का जो अति पिछड़ा समाज है खास करके, वो बड़ा बदलाव देख रहा है। देखिए ब्राह्मण वोटर
इस बार भी देंगे, एनडीए को ही वोट देंगे, लेकिन उससे बड़ा तबका वहाँ पर अति पिछड़ा का है। और वाल्मीकि नगर में यादव वोट भी है, यादव तो एक मुश्त जाएगा, प्लस अति पिछड़ा वहाँ पर इस बार खेल करेंगे। अब देखिएगा, जो पूरा अरेराज का बेल्ट है वाल्मीकि नगर में, गंडक का जो बेल्ट है, उसके अगल बगल जितने गाँव हैं वहाँ से जो रिपोर्ट निकल कर आया है, हालांकि कल शाम तक और क्लियर हो जाएगा जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद। वाल्मीकि नगर इस बार जो मेरा अपना अनुमान है शुभम, अगर आप पूछिएगा वाल्मीकि नगर में ज़्यादा मजबूत कौन है, देखिए सुनील कुशवाहा के पिता वहाँ से सांसद रहे थे, वो मजबूत नेता थे। सुनील कुशवाहा उपचुनाव में जीते, लेकिन इस बार सुनील कुशवाहा का वो इम्पैक्ट नहीं है। और एक और बात समझिए, कुशवाहा वोटर अगर एक मुश्त वोट कर भी दे सुनील कुशवाहा को, तो भी वो वाल्मीकि नगर में हार और जीत का फैसला कुशवाहा वोटर नहीं करा सकता है। वहाँ पर मैं जैसा मैंने बताया, ब्राह्मण और अति पिछड़ा, ये समीकरण ही चलता है वाल्मीकि नगर में। और अति पिछड़ा में भी एक बड़ा तबका जो है, देखिए मैंने बार इस बात को कहा है कि 2019 का वेव नहीं है। 2019 में जो ईबीसी था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास था, अति पिछड़ा था, वो एक मुश्त एक साथ बीजेपी के साथ खड़ा था, दूसरा एक और फैक्टर है कि कितने वोटर वाल्मीकि नगर में, देखिए इस बार ये भी देखने को मिल रहा है बिहार में कि बीजेपी का जो कैडर वोट है, जो सवर्ण वोटर है, वो जेडीयू के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, और कई सीटों पर ये देखने को मिला है। तो ये गुणागणित भी वाल्मीकि नगर में जो है ना, वो थोड़ा सुनील कुशवाहा के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर ब्राह्मण वहाँ पर खुलकर नहीं वोट किया एनडीए को, तो वो सीट वैसे ही कमज़ोर है एनडीए के लिए, और तब वो सीट आरजेडी के खेमे में जा सकता है। पूर्वी चंपारण की बात करें, मोतिहारी, राधा मोहन सिंह है एक तरफ, राजेश कुमार, तो क्या लग रहा है, वीआईपी को टिकट दे दिया गया है मोतिहारी का। एक तरफ इतने अनुभवी कद्दावर नेता हैं जो अब शायद 8वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, राधा मोहन सिंह के सामने टिक पाएंगे राजेश कुशवाहा? देखिए, मोतिहारी में एक बड़ा वोटर बैंक जो है ना, बड़ा वोट बैंक जो है, वो वैश्य वोटर का है। समझिएगा इस गुणागणित को, वैश्य वोटर इस बार मोतिहारी में खेल करने जा रहे हैं, और वैश्य वोटर इस बार पूरी तरीके से आरजेडी के साथ हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, शिवहर से रामा देवी का टिकट काटा गया, वैश्य रही हैं। दूसरी बात, राधा मोहन सिंह की अदावत वैश्यों से बहुत रही है, चाहे ढाका का पवन जायसवाल हो, अभी देवा गुप्ता वाला प्रकरण था, रामा देवी का ही प्रकरण रहा है, और वैश्य वोटर वहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। प्लस मोतिहारी में कुशवाहा वोटर भी बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है, हार जीत का फैसला करा सकते हैं। तो सिर्फ राधा मोहन सिंह को अगर लग रहा है कि राजपूत वोट से वो जीत जाएंगे और भूमिहार के वोट से, तो ये इस बार उनका मिथ टूट जाएगा। और मुझे अपने अनुभव पर लग रहा है ये बात, और अपना जो जानकारी है मेरा, जो मोतिहारी में तो अभी आदेशपुरी वहाँ पर है, उनसे भी बातचीत हो रही है, मोतिहारी का जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, इस बार राधा मोहन सिंह कांटे की टक्कर पर हैं। एक जो होता है ना हर बार के, राधा मोहन सिंह आते हैं, गॉडफादर हैं, भीष्म पितामह हैं, और क्लीन स्वीप होकर निकल जाते हैं। इस बार नहीं निकलने वाले हैं, इस बार उनका पेच फंसेगा। वैसे मतदाता मोतिहारी में जो हर बार बीजेपी के साथ रहा है, इस बार राधा मोहन सिंह के खिलाफ वोट करेगा, और इस बार राधा मोहन सिंह को राजेश कुशवाहा से हार का सामना भी करना पड़ जा सकता है। देखिए, मोतिहारी में सभी जाति आपको मिल जाएंगी। मोतिहारी लोकसभा का जब बात कीजिएगा तो वहाँ पर राजपूत भी है, भूमिहार भी है, कायस्थ का वोट भी वहाँ पर 50-60 हज़ार के आसपास है, जो बहुत कम आबादी है जिनकी। ब्राह्मण वोटर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे, यादव वोटर भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, कुशवाहा वोटर भी मिल जाएंगे, अनुसूचित जाति के भी अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर। और इन सब के बीच वैसे वोटर वहाँ पर करीब 15 से 20% है मोतिहारी लोकसभा में। वो वोट इस बार खेल कर देगा शुभम। नाराजगी है वैसे में बीजेपी को, देखिए ना शिवहर से टिकट दिया गया, ना सीतामढ़ी से टिकट दिया गया, और ना मोतिहारी से टिकट दिया गया। एक संजय जायसवाल को टिकट दिया गया क्योंकि वो 3 बार सांसद बन रहे हैं, और ऋतु जायसवाल को टिकट दिया गया है शिवहर से, जिसके चलते वैसे वोटर की गोलबंदी जो है, लामबंदी जो है ना, वो इस बार आरजेडी के साथ हो रहा है। तो बहु समीकरण बिहार का बदला है। 2019 के पैटर्न पर मत सोचिए कि पूरा वैसे वोट मिल जाएगा, पूरा अति पिछड़ा वोट मिल जाएगा, पूरा कई लोकसभाओं में यादव वोट भी मिला बीजेपी को 2019 में, इस बार नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए ये बात अगर कोई सोच रहा है कि मोतिहारी में एक तरफा राधा मोहन सिंह है, तो ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल होगी। इस बार राधा मोहन सिंह के लिए लड़ाई बहुत टफ हो गया है। अगर वैसे वोटर सही में, जैसे जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर नहीं गए बीजेपी के साथ, तो आप ये बात नोट कर लीजिए, इस बार बीजेपी मोतिहारी हारने जा रही है। राधा मोहन सिंह अपने जीवन के अंतिम चुनाव, उन्होंने कहा भी है, रो भी रहे थे तो टिकट उनका हुआ, कि ये अंतिम चुनाव राधा मोहन सिंह अपने जीवन का हार सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं और मदन मोहन तिवारी हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं बेतिया से। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे लेकिन भाजपा में शामिल हो गए, क्या लग रहा है दबदबा किसका रहेगा? कांग्रेस को टिकट यह मिला है, मदन मोहन तिवारी जो हैं खड़े हैं, तो क्या लग रहा है डॉक्टर संजय जायसवाल फिर से पश्चिमी चंपारण जीत रहे हैं, मनीष कश्यप के आने से फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, बहुत फ़ायदा तो मनीष कश्यप के जाने से नहीं हुआ है,
मनीष कश्यप रहते भी तो कितना वोट लाते हैं? मनीष कश्यप निर्दलीय लड़के कितना 25-50 हज़ार वोट काटते हैं, और क्या काट लेते हैं। यूट्यूबर होना और नेता होना अलग चीज़ होता है। बीजेपी उनको इसीलिए वहाँ से हटाई कि भाई 25-50 हज़ार का नुकसान जो है वो बीजेपी को ना हो। जहाँ तक मदन मोहन तिवारी की बात है, बेतिया सीट, लोकसभा सीट जो है वो भी ब्राह्मण बाहुल्य है, और इस बार ब्राह्मण का वोट भी जो है वो एनडीए को पूरा नहीं पड़ रहा है। कई लोकसभा सीट पे देखिए इस बार जातीय ध्रुवीकरण बड़ा मजबूती से हुआ है। और एक बात और नोटिस लीजिएगा शुभम, जहाँ जहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ है, आप मुंगेर का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ ललन सिंह क्यों आज हारने की स्थिति में आ गए हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड का लड़ाई हो गया, अशोक महतो वर्सेस भूमिहार का लड़ाई हो गया, पासा पलट गया। किसी भी लोकसभा में निर्णायक वोटर बिहार में अति पिछड़ा है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी और एसटी है, अनुसूचित जाति जनजाति है। और उसके सामने अगर और कांग्रेस के साथ अगर पिछड़ा जुड़ा, जो कि जुड़ रहा है, महागठबंधन के साथ पिछड़ा समाज जुड़ रहा है, इस बार साफ देखने को मिल रहा है। और उसमें अगर ब्राह्मण भी मिल गया, क्योंकि मदन मोहन तिवारी खुद ब्राह्मणों का, और मदन मोहन तिवारी वहाँ एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं, तो बेतिया का सीट भी इस बार फंस सकता है। दूसरा फैक्टर, हम लोग गए भी थे, नरकटिया गए थे, रक्सौल गए थे, वहाँ पर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, खासकर मैं दलित बस्तियों में जब घूम रहा था, वहाँ पर जो हम ऑब्जर्व किए चीज़ों को, संजय जायसवाल के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। 3 टर्म से वहाँ पे एमपी हैं, इनके पिता मदन जायसवाल भी 3 टर्म एमपी रहे, 6 बार इनके परिवार को वहाँ पर सांसद बनने का मौका मिला। आज बेतिया में अगर पूछा जाए कि संजय जायसवाल के परिवार ने क्या काम किया, चाहे मदन जायसवाल हो या संजय जायसवाल हो, सांसद रहते हुए, तो एक बड़ी उपलब्धि ने एक मेडिकल कॉलेज गिनवाएंगे, वो चल नहीं रहा है, बंद पड़ा हुआ है। वो मेडिकल कॉलेज किसी काम का ही नहीं है। वहाँ के लोग बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का एक कहते हैं मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया, भाई किसी काम का वो मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो संजय जायसवाल के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी। देखिए बीजेपी ने इस बार टिकट जैसे ऐसे लोगों को दिया है ना, राधा मोहन सिंह को टिकट दिया, था बीजेपी का बड़ा गलती। संजय जायसवाल को टिकट दिया गया, ये भी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। भाई एंटी इनकम्बेंसी, 3 बार के एमपी हैं, काम किए नहीं वहाँ पर, ज़मीन पर वहाँ की जनता इन पर गुस्से में है। तो वो भी एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो एंटी संजय जायसवाल वोट करेगा इस बार बेतिया में। वो बड़ा वोटर है, वो 1 से 1.5 लाख का वोट देखिएगा, सब जाति को जोड़ लीजिए उसमें आप, जो संजय जायसवाल के खिलाफ इस बार वोट करेगा कि उनको नहीं वोट देना है, भले कांग्रेस को दे दे, भले नोटा दबा दें, तो वो वोट का नुकसान भी जो है ना वो संजय जायसवाल को उठाना पड़ेगा। तो बेतिया में भी लड़ाई कांटे की है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि वहाँ पर लड़ाई इस बार, देखिए इस बार किसी भी सीट पर लड़ाई एक तरफा नहीं है, सब सीट फंसा हुआ है। मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, पिछड़ा और अगड़ा का लड़ाई छिड़ जा रहा है, और सब सीट पे ये देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बीजेपी का खेल खराब हो जा रहा है। क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट पोलराइज की 2019 में, 2014 में सभी जातियों ने एक साथ वोट किया बीजेपी को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, सवर्ण हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कोई हो। लेकिन इस बार वो सीन नहीं है। दूसरी बात, 2014 में फ्रेश चेहरा था बीजेपी का सब, संजय जायसवाल ही दूसरी बार लड़ रहे थे, 19 में तीसरी बार लड़ रहे थे, 24 में चौथा बार लड़ रहे हैं, काम है नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, क्षेत्र में लोग आपसे गुस्से में हैं, तो मोदी जी के नाम पर कितना बार वोट लीजिएगा? और मोदी जी का फैक्टर भी इस बार बिहार में काम नहीं कर रहा है। एक रहता कि मोदी जी का फैक्टर भी अगर काम कर रहा होता तो समझ में आता कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। इस बार तो मोदी जी भी फेल हो जा रहे हैं। जनता रोजगार पर बात कर रही है, महंगाई पर बात कर रही है, अग्निवीर पर गुस्से में है कि भाई अग्निवीर में आप 4 साल का नौकरी दे रहे हैं। युवा तबका इस बार देखिएगा बड़ा मात्रा में कांग्रेस के साथ चला जाएगा। राहुल गांधी घूम कर जो वादा किए हैं वो वोट कई लोकसभा में पलट रहा है। तो वहाँ का भी आप अभी नहीं कह सकते हैं कि कौन बेतिया इस बार निकाल रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है कांटे की लड़ाई है। कल शाम तक बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा उन 8 सीटों पर। सिवान की बात करें, शहाबुद्दीन की पत्नी भी मैदान में है, हिना साहब। बिल्कुल। अवध बिहारी चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं राजद से, और विजय लक्ष्मी हैं। क्या लगेगा? कविता सिंह का टिकट भी काट दिया गया। क्या लग रहा है कि हिना साहब ने आरजेडी छोड़कर निर्दलीय तौर पे लड़ रही हैं, तो अवध बिहारी चौधरी के लिए कितना मुश्किल भरा यह सीट रहेगा? पहली बार चुनाव में है, हिना साहब जो है कितनी खतरा साबित होंगी, साथ ही साथ कविता सिंह विजय लक्ष्मी के लिए कितना खतरे का? देखिए, मेरा अपना जो अनुमान है सिवान लोकसभा सीट को लेकर, सिवान में जदयू रेस में है ही नहीं। विजय लक्ष्मी कहीं फाइट में ही नहीं, विजय लक्ष्मी का कहीं कुछ चर्चा भी सुने क्या सिवान में? कारण समझिए, सिवान के जो राजपूत हैं बड़ी संख्या में है, करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास सिवान में राजपूत आपको मिल जाएंगे। वो काफ़ी नाराज़ हैं कि इस बार उनके प्रत्याशी का टिकट काट कर एक कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। वो किसी पार्टी से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे बीजेपी से हो, मतलब नहीं है। कविता सिंह भी जदयू से थी, उनका टिकट काट कर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया। राजपूत वोट तो नहीं पड़ने वाला है, ये आप लिखवा लीजिए, सिवान के राजपूत इस बार जदयू को वोट नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिना साहब के साथ
देखिए 90 का एक दौर था, एक थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं। जिस समय से देखिए शहाबुद्दीन को नेता बनाया कौन? शहाबुद्दीन कभी यादव के वोट से सिवान में नहीं जीते, याद रखिएगा। उनके खिलाफ कभी ओम प्रकाश यादव लड़े, कभी कोई यादव लड़े। सिवान में शहाबुद्दीन को नेता बनाया था सवर्ण समाज, चाहे उसे आप ब्राह्मण कहिए, भूमिहार कहिए या राजपूत कहिए। ये एक मुश्त शहाबुद्दीन के साथ जुड़ा रहा और वही लोग शहाबुद्दीन को जितवाते थे और सवर्ण वोटर ही सिवान में हार जीत फैसला कराते हैं। अब देखिए खेल, इस बार जो समीकरण बना है, हिना साहब के साथ मुसलमान वोटर तो हैं ही, साथ में पूरा सवर्ण वोटर भी जुड़ा हुआ है। भूमिहार भी इस बार देगा हिना साहब को वोट। जो फोटो वायरल हो रहा था कि हिना साहब गणेश जी का पूजा करके गई नामांकन कराने, भागवाधारियों के बीच में बैठकर कैंपेनिंग कर रही हैं, उनसे चर्चा कर रही हैं, ये क्या इंडिकेशन था कि सवर्ण समाज जो है सिवान का वो जुड़ा है इस बार हिना साहब के साथ। तो इस बार जो मेरा अपना अनुमान है, हिना साहब या तो पहले नंबर पर रहेंगी या दूसरे नंबर पर रहेंगी। तीसरे नंबर पर ही जदयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा रहेंगी। ये बात हमारे दर्शक नोट कर ले और देखिएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा यही बात सामने आएगा। जदयू किसी कीमत पर वो सीट नहीं जीत रही है। जहाँ तक अवध बिहारी चौधरी का बात है, अवध बिहारी चौधरी के साथ देखिए यादव वोटर तो जुड़ेंगे, जो पहले भी जुड़े हैं। 2009 में भी यादवों ने इन्हीं को वोट किया, 2004 में भी किया। लेकिन यादव कभी भी सिवान में चुनाव हरवा या जितवा नहीं सकता है। अगर हरवा देता है तो शहाबुद्दीन कभी सांसद नहीं बनते। ये बात सिवान के जो हमारे दर्शक हैं वो जान रहे होंगे कि शहाबुद्दीन के साथ कभी यादव वोटर नहीं जुड़ा है, कुशवाहा वोटर भी नहीं जुड़ा है। सिवान में हमेशा शहाबुद्दीन के साथ सवर्ण प्लस मुस्लिम का एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन, पूरे बिहार में इकलौता सीट है सिवान जहाँ पर सवर्णों के साथ मुसलमान जुड़ते हैं। और जहाँ जहाँ सवर्णों के साथ मुसलमान जुड़ेंगे शुभम, वो सीट निकलना ही निकलना है। तो सिवान में भी वही समीकरण है। अवध बिहारी चौधरी दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। पहले नंबर पर जो मेरा अपना अनुमान है, जो रिपोर्ट भी आया है सिवान से, सिवान में बड़ा सेंटीमेंट है इस बार हिना साहब को लेकर। देखिए आरजेडी ने उनके साथ जो किया, उनके परिवार को दरकिनार किया। कोविड के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो निधन हुआ, देहांत हो गया, उसके बाद जो रवैया उनके परिवार के साथ किया गया, उसका एक सेंटीमेंट है। तो वो देखिए पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है वहाँ पर हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी के बीच। जदयू वहाँ पर तीसरे नंबर पर जाएगी। वैशाली की बात करें, चिराग पासवान को 5 सीट मिला, 4 सीट पर चुनाव हो गए, 1 सीट बचा हुआ है वैशाली। वीणा देवी हैं, क्या लग रहा है? बाहुबली नेता के सामने है, मुन्ना शुक्ला के सामने है। क्या लग रहा है? मुन्ना शुक्ला जो हैं लालू यादव के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, तो कितना कांटे की टक्कर है वीणा देवी के लिए? मुन्ना शुक्ला क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भी हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए इस बार मुन्ना शुक्ला वैशाली निकाल सकते हैं। वैशाली का समीकरण कहा जाता है कि राजपूतों का सीट है, लेकिन हकीकत अगर जानिए तो वैशाली में भूमिहार राजपूत से अधिक संख्या में है। नोट कीजिएगा इस बात को। दूसरी बात, वैशाली आरजेडी या महागठबंधन इसलिए हारती थी क्योंकि भूमिहार वोट कभी उसको नहीं पड़ता था। राजपूत और भूमिहार एक मुश्त एनडीए को वोट करता था। इस बार खेल बदल गया है वहाँ पर। इस बार मुन्ना शुक्ला के साथ पूरा भूमिहार प्लस यादव प्लस पिछड़ा, ये कॉम्बिनेशन जो बना है वो बहुत भारी पड़ रहा है लोजपा प्रत्याशी वीणा सिंह के ऊपर। वीणा सिंह प्लस सांसद रही भी हैं, उनके खिलाफ भी था, टिकट उनका कटने का चर्चा था कि टिकट उनका कट जाए, नया प्रत्याशी अगर रहता तो कुछ लड़ाई हो भी सकता था। लेकिन वीणा सिंह वहाँ पर इस बार टिकट लेकर खुद को फंसा ली और पार्टी को भी फंसा दी और एनडीए गठबंधन को भी फंसा दी। वैशाली में मुन्ना शुक्ला का भूमिहार वोट प्लस यादव वोट प्लस पिछड़ा वोट और प्लस कुछ हद तक अति पिछड़ा वोट विनिंग फैक्टर बन जाएगा इस पर। देखिएगा मुन्ना शुक्ला के लिए ये भी खबर है कि वहाँ पर भले ही, देखिए एक और बात बता देते हैं, वीणा सिंह अगर पूरा राजपूत का वोट उनको मिल भी जाएगा, चूँकि वैशाली में राजपूत और भूमिहार की लड़ाई हो गई है, अब अगर राजपूत वोट मिल भी जाएगा तो इसके अलावा और कोई जाति एक मुश्त वोट नहीं देगा वीणा सिंह को। कोई भी जाति हो उसमें एक टूट दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आप कुशवाहा कहिए, कुर्मी कहिए, धानुक कहिए, या अति पिछड़ा में आप ठठेरा, बिंद, बिलदार, लोहार, बढ़ई, किसी भी जाति को काउंट कर लीजिए, सबका कुछ ना कुछ वोट वहाँ पे होता है। ताती तत्वा जाति है, बनिया है, वैसे वोटर है, सबका कुछ हद तक वोट जो है ना वो टूट कर जाएगा ही जाएगा महागठबंधन के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुन्ना शुक्ला वहाँ पर वो सीट इस बार निकालने जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि वो सीट निकाल लेंगे और लालू यादव ने बड़ा सोच कर समझ कर रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत इस बार टिकट दिया। नहीं तो कोई कल्पना कर सकता था क्या बिहार में कि राजद की तरह से कोई भूमिहार जो है वो लोकसभा लड़ेगा? राज्यसभा एडी सिंह को भेजा गया और अब एक भूमिहार को लड़ाया जा रहा है। और ऐसा भूमिहार देखिए मुन्ना शुक्ला पहले भी लड़े हैं वैशाली, और वो सिर्फ हारे इसीलिए हैं क्योंकि उनको पिछड़ों का वोट नहीं मिला है। लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, भूमिहार प्लस पिछड़ा विनिंग फैक्टर बनने जा रहा है वैशाली में। सुबह बिहार का सबसे छोटा जिला कहें शिवहर, शिव की धरती कही जाती है, काफ़ी चर्चा है। लवली आनंद चुनावी समर में है, आनंद मोहन की पत्नी है। क्या लग रहा है? सामने ऋतु जायसवाल हैं, बिहार की चर्चित मुखिया। लवली आनंद के बारे में चर्चा हो रही है कि वैश्य वोटर नाराज़ हैं,
रमा देवी का टिकट काट दिया गया। क्या लग रहा है, रमा देवी का टिकट कटने से लवली आनंद को कितना खतरा है, या फिर इधर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे योगी अखिलेश्वर दास भी हैं, राणा रणजीत सिंह भी हैं, तो क्या लग रहा है, चार कोणीय पाँच कोणीय मुकाबला है या फिर द्विपक्षीय? नहीं, मुकाबला तो द्विपक्षीय ही है। वहाँ पर दो ही लोगों में मुकाबला है, ऋतु जायसवाल और लवली आनंद के बीच। लेकिन देखिए, लवली आनंद वहाँ से चुनाव जीती भी नहीं है, लड़ी है, जीती नहीं है। 96 और 98 में आनंद मोहन जीते हैं उस चुनाव से। दलित वोट इस बार शिवहर में पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि 4.25 लाख वैसे वोटर हैं शिवहर लोकसभा में, 4.25 लाख, और एक भी वोट इस बार बीजेपी और जेडीयू मतलब एनडीए को, जदयू प्रत्याशी लवली आनंद को नहीं मिलने जा रहा है। कारण रमा देवी का टिकट कटना है। वैसे वोटों में थोड़ा मोड़ा टूट होगा तो योगी के साथ जाएगा, योगी अखिलेश्वर के साथ, क्योंकि वो खुद तेली समाज से आते हैं। लेकिन 75% जो वैसे हैं वो एक मुश्त वोट करेंगे ऋतु जायसवाल को, एक मुश्त वोट करेंगे ऋतु जायसवाल को, जान लीजिए। राणा रणजीत सिंह की क्या चर्चा है? देखिए, राणा रणजीत सिंह मुसलमान वोट थोड़ा काटेंगे ढाका उका के इलाके में, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर AIMIM को हम मानते नहीं हैं उस इलाके में। तो मेरा अपना अनुमान है कि वहाँ से ऋतु जायसवाल एकदम क्लीन स्वीप आराम से इस बार शिवहर निकाल ले जाएंगी। इसमें देखिए बहुत चर्चा का शिवहर का सीट है भी नहीं। भाई सीधा सीधा गणित समझिए, राजपूत वोटर हैं 2 लाख, 4.25 लाख के आसपास वहाँ पर ये हैं आपको वैसे वोटर, और 3 लाख के आसपास मुसलमान वोटर हैं। मुसलमान अगर टूटता भी है AIMIM के नाम पर तो कितना टूटेगा, 25-30%, 40%, लेकिन 60 से 70% मुसलमान तो आरजेडी को ही वोट करेगा। और इस बार आरजेडी वहाँ पर इसलिए जीत जाएगी क्योंकि ऋतु जायसवाल जिस जाति से आती हैं उस जाति के वहाँ पर सर्वाधिक वोटर हैं। 25 से 30% अकेले वहाँ पर वैसे वोटर हैं, और उसमें 70 से 75% वोट जाएगा ही जाएगा, तय है कि वो जाना है। मतलब करीब करीब 3-3.25 लाख वोट एक मुश्त ऋतु जायसवाल के साथ जुड़ गया है। प्लस यादव वोट भी है वहाँ पर, पासवान, सभी जातियों को जोड़ लीजिएगा तो वो वोट पिछड़ों का और अनुसूचित जाति का भी जाएगा तो ऋतु जायसवाल के साथ ही जाएगा। तो मेरा अपना अनुमान है कि बड़ा आसान लड़ाई है शिवहर का। शिवहर में कोई बहुत फाइट नहीं है लवली आनंद का। प्लस जो पूर्व गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया, उनके हत्या के चलते दलित वोटर वहाँ पर भड़के हुए हैं। वो कभी किसी कीमत पर इस बार आनंद मोहन को वोट नहीं देने जा रहे हैं। एक बड़ा कैंपेन उसके लिए चलाया भी गया शिवहर में। तो आनंद मोहन को फैक्टर अब आज के डेट में देखिए, एक दौर था बिहार में जब पीपुल्स पार्टी था, लालू के खिलाफ भाषण देना था आनंद मोहन को, सवर्ण उनको वोट करते थे। राजपूत वोट भी आदत तो थोड़ा सा राणा रणजीत सिंह काट ही लेंगे, सीताराम सिंह के बेटे हैं, उनका एक अपना छवि है, उनके पिता सांसद रहे हैं 2004 में वहाँ से, तो वो फैक्टर भी काम करेगा। तो मेरा अपना अनुमान है कि शिवहर आरजेडी के लिए आसान सीट है। सबसे आसान सीट अगर बिहार में कोई आरजेडी के लिए 2 सीट है तो जहानाबाद और शिवहर, ये दोनों सीट पर आरजेडी आराम से क्लीन स्वीप कर जाएगा। 8 में से कितना सीट महागठबंधन को दे रहा है? देखिए, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया भी आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा गोपाल, यही 3-4 सीट जो है। देखिए, अभी कुछ क्लियर नहीं हम बता सकते हैं। आप देखिए ना, गोपालगंज में क्लीन स्वीप एनडीए के लिए है, महाराजगंज में क्लीन स्वीप एनडीए के लिए है, लेकिन शिवहर में क्लीन स्वीप महागठबंधन के लिए हो जा रहा है। एकदम आराम से निकाल लेंगे। मोतिहारी में भी लग रहा है 50-50 की लड़ाई है, लेकिन 4 से 5 सीटों पर इस बार भी 5 सीट, मेरा अपना अनुमान है कि 5 सीटों पर इस बार भी महागठबंधन लीड ले सकती है, आराम से ले सकती है। जिस तरह का समीकरण बना है, जिस तरह का कैंपेन हुआ है, जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है। चलिए, तो छठे चरण के चुनाव में महागठबंधन 4 या 5 सीटों पर लीड ले सकती है और चर्चा का विषय भी है। भाजपा एनडीए के द्वारा यह कहा जा रहा है कि छठा और 7वां चरण जो है यह हमारा है, सभी सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन लड़ाई जो है वह कांटे की। आपको क्या लग रहा है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।